हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ इतिहास के अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो आपके जो हमने 12th क्लास की सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज अंतिम चरण है। ठीक है, तो एक लास्ट चैप्टर है आपके साथ जिसमें हमने डिस्कस करेंगे संविधान के निर्माण के बारे में। ऑलरेडी हम चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चंस एंड उसके आंसर सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आपके सिलेबस का। ठीक है, तो आज जो हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है वो संविधान के निर्माण के ऊपर रहेगा और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ हम आज रेडी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। जैसा कि आपको पता है कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन है हमारे। तो शॉर्ट्स क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण कब और किस योजना के तहत किया गया। तो दोस्तों एक बात समझिए, सभी को एक चीज पता है कि भारत पूर्ण रूप से औपनिवेश था, अंग्रेजों का गुलाम था। हमने 200 वर्षों तक अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराई और 15 अगस्त 1947 में देश को आज़ादी मिली। हालांकि एक चीज़ ज़रूरी है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था, चाहे वो रूलर सिस्टम कोई सा भी हो, चाहे वो आपका मोनार्की सिस्टम हो, राजतंत्र हो, चाहे वो डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, तो दोनों ही व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आपके संविधान जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संविधान में पूर्ण रूप से आपके कानूनों का समावेश होता है, कानूनों का समूह माना जाता है। ठीक है, तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान जरूरी है। उसी तरीके से जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी से पहले जब अंग्रेज जाने वाले थे तो ये बात बिल्कुल तय थी कि हम अंग्रेजी नियम कायदे कानून को तो मानकर अपना देश नहीं चलाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप और ना ही हम मोनार्की सिस्टम राजतंत्र को दोबारा दोहराना चाहते थे। तो इसीलिए हमने अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अप्लाई करने का निर्णय लिया, जो स्वतंत्रता संग्रामी नेता चाहते थे और बहुत सारी जनताओं की इच्छा भी थी, आम लोगों की। तो इसी प्रणाली को देखते हुए भारत में संविधान के बारे में, संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा हुई। और संविधान के निर्माण के बारे में जब चर्चा हुई तो एक ऐसी कमेटी बनानी थी, एक ऐसी सभा, एक ऐसी यूनियन बनाना था, ग्रुप बनाना था जो संविधान का निर्माण कर सके। इसी को देखते हुए आपके देश में संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और किस योजना के द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना के द्वारा आपके संविधान सभा को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा संविधान की पहली बैठक कब हुई तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो दोस्तों याद रखेंगे, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। तो 9 दिसंबर, याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 में आपकी पहली बैठक हुई थी। और जो ये पहली बैठक की गई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर, याद रखना 2 दिन के पश्चात ही, 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 में ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। देन वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है दोस्तों, आई होप से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है? देखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों आपके हम देखते हैं आज के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे देश में कोई पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। अर्थात पृथक निर्वाचन क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर आपके एक पर्टिकुलर क्षेत्र होगा और उसमें एक जनजाति या जाति, एक जाति व्यवस्था रह रही होगी, एक धर्म के या एक जाति के लोग रह रहे होंगे और उसी जाति या उसी धर्म के लोग उन्हें वोट देंगे और कोई वहां पर ना रहेगा और ना कोई उन्हें दूसरा वोट दे सकता है। हमारे देश में आपका कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, चाहे दलित खड़ा हो, चाहे ब्राह्मण खड़ा हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति खड़ा हो, तो वोट उसे सब दे सकते हैं। बट पृथक निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसा एरिया अलॉट हो जाता है जहां पर केवल एक ही जाति के लोग बसे होते हैं और वही जाति के लोग उन्हें वोट देते हैं, अनदर जाति के लोग उन्हें वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र एक अलग क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान की प्रस्तावना कब पेश की गई और किसके द्वारा पेश की गई? तो संविधान की प्रस्तावना जो है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को बोलते हैं। ये प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 में आपके संविधान के सदस्यों के सामने प्रेजेंट की गई और आपके किसके द्वारा? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपके ये प्रस्तावना पेश की गई थी संविधान के समक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा में कानूनी सलाहकार के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखना, भारतीय संविधान सभा में कानूनी सलाहकार के रूप में BN राव को चुना गया था। ठीक है, अंबेडकर और BN राव दोनों एक ही प्रकृति के थे। आपके हम ये भी कह सकते हैं कि आपके BN राव को चुना गया। देन उसके बाद जब संविधान लागू हुआ, इलेक्शन हुए, तो उस समय आपके कानूनी मंत्री के रूप में आपके भीमराव अंबेडकर को फर्स्ट आपके लॉयर मिनिस्टर के रूप में आपके भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों की कार्यशैली एक जैसी थी और संविधान में शायद ही इन दो व्यक्तियों से ज्यादा कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान निर्माण के काल से पहले के समय को उथल पुथल का समय क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके शुरुआती, जब आप चैप्टर देखेंगे इतिहास में इसको, तो शुरुआती पॉइंट से आपका उथल पुथल का समय आया है, दौर आया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआती समय को उथल पुथल का समय क्यों माना गया? क्योंकि सभी को पता है संविधान निर्माण से पहले भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए, जिसके समय हमने देखा कि कई स्वतंत्रता संग्रामियों ने वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, और अंग्रेजों की जड़ों को हिलाने के लिए हम लोगों ने क्या करा? उनको लगातार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमने लगातार आंदोलन की, अभियान चलाए, जिसे हम उथल पुथल का समय के नाम से भी जान सकते हैं, दौर के नाम से। इसके अलावा देश में आपके मुस्लिम लीग जैसी एक ऐसे संगठन 1906 में बन चुका था, तो उसने आपके एक अलग ही राष्ट्र की मांग करी थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपका आ जाए, मैं आपको एक अभी क्वेश्चन बताता हूँ इससे पहले, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संविधान सभा की आलोचना या संविधान सभा को बहिष्कार करने का जो आपके एक हम कह सकते हैं बहिष्कार करने का उद्देश्य है, बहिष्कार करने का जोर किसने दिया? तो आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग ने। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग अपना एक अलग संविधान बनाना चाहता था, अलग राष्ट्र बनाना चाहता था। ये संविधान निर्माण से पहले से नहीं, इससे भी पहले की कहानी है, कि इसीलिए हम इसे उथल पुथल के दौर कहते हैं, क्योंकि उस समय भी पाकिस्तान की मांग उठ चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम एक उथल पुथल का समय से मानते हैं। इसके अलावा हिंदी को संविधान की राष्ट्रभाषा बनाई जाए, ये किसने कहा? तो हिंदी के पक्ष में कई लोगों ने कहा कि हिंदी को संविधान सभा या संविधान या भारत की राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। हालांकि हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में आपके आर.वी. थुलेकर ने कहा कि हिंदी को संविधान सभा की राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, जिसके विरोध में कई लोग कूदे, कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे थे। तो भाषा को लेकर कई तरीके की प्रक्रिया चली, तो उसको लेकर अभी हम एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गांधी जी के क्या विचार रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और कई बार हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी हम भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो 165, 11 सत्र हुए, 165 बैठकें हुई भारतीय संविधान को बनने में। ठीक है, और बनने में कुल कितना समय लगा? ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप ले सकते हैं, जैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग देख लेंगे, रिवाइंड कर लेंगे। बाकी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के अधिकतर सदस्य पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में क्यों थे? क्यों विरोध कर रहे थे? देखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर जाति या जनजाति निवास करती है और उसी जनजाति या जाति या धर्म या संस्कृति के लोग उन्हें वोट देते हैं, मतलब दूसरे व्यक्तियों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता।
तो लोग विरोध क्यों कर रहे थे? लोगों को लग रहा था या भारतीय संविधान निर्माताओं को लग रहा था कि अभी अगर हम एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र को बना देते हैं, इमेजिन कीजिए यदि हम एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र को उस समय बना देते, तो उस समय आपने एक चीज और देखी थी कि भारत का विभाजन भी हुआ था और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में बना था। अगर इसी तरीके से हम एक समुदाय की बात को मानकर हम एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना देते तो कल्पना ये इमेजिन ये किया जा सकता था कि अन्य और भी क्षेत्र क्या कर सकते थे, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर सकते थे, जिसके कारण भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता था, अर्थात देश कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए कई लोगों ने विरोध किया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ पॉइंट्स के साथ आप डाल थ्योरी में लिखेंगे तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी क्यों चाहते थे हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? या एक अलग तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, संविधान ने भाषा के विवाद का हल किस प्रकार किया? तो एक क्वेश्चन ये है कि गांधी जी क्यों चाहते थे आपके हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा हो, या संविधान ने भाषा के विवाद पर किस तरीके का हल निकाला? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आरवी तुलेकर चाहते थे कि हिंदी को आपकी राष्ट्रभाषा बनाया जाए, मातृभाषा बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये बात चर्चा में आई तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी उतरे, कुछ लोग इसके विरोध में उतरे। ठीक है, जिसके विपरीत आपके गांधी जी का अपना एक अलग ही विचारता, अलग ही आइडियोलॉजी थी उनकी। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों का मिश्रण है। तो दोनों का मिश्रण होने के कारण हमें हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। देन इसके अलावा गांधी जी का मानना था कि बहुत सारे लोग इस भाषा को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, आपके इसे एक राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या है, जो एक ऐसी भाषा देना चाहते थे गांधी जी जिसमें आपके सभी लोग इसे आसानी से समझ सके। ठीक है, और आपके आम बोलचाल के रूप में इसे दर्शा सके। तो ये आप देखते हैं कि हमारे भारत में आपके उर्दू हिंदी का मिक्सअप दिखाई देता है। ठीक है ना, कई लोग उर्दू और हिंदी को मिक्स करके, ज़्यादातर यही बातें हम देखते हैं कि उर्दू और हिंदी का मिक्सअप आ जाता है, तो हिंदुस्तानी भाषा उसे घोषित करने का फैसला गांधी जी का था। ठीक है दोस्तों, तो हमारी कोई मातृभाषा नहीं है, हमारी राज्य भाषा है। और टोटल हमारी भाषाओं, संविधान में जो भाषाओं को दर्जा दिया गया है वो कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैदराबाद को किस प्रकार भारतीय संघ में मिलाया गया? तो हैदराबाद का जो शासक था, देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब देश आजाद हुआ तो उस समय सभी को पता है कि अब अगर मैं कहूंगी भाई भारत को किसने गुलाम बनाया, तो अंग्रेजों ने। पाकिस्तान में अगर कोई व्यक्ति कहे कि भैया आपको किसने गुलाम बनाया, तो हम कहेंगे अंग्रेजों ने। या अगर कोई आज के समय में कोई राजकीय परिवार होगा तो उससे अगर हम कहेंगे कि आपके पूर्वजों को किसने गुलाम बनाया, तो वो भी अगेन अंग्रेज ही बोलेगा। ठीक है, तो भारत में जब अंग्रेजों ने अधिकार किया तो भारत को गुलाम बनाया, पाकिस्तान देन भले ही वो भारत का हिस्सा रहा हो, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भी गुलाम बनाया। देन तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर राजकीय परिवार, राजा महाराजा शासक थे, जिन्हें हम बोलते हैं रजवाड़े, देसी रियासतें, तो उन्हें भी आपके अंग्रेजों, वो भी अंग्रेजों के अधीन थे कहीं ना कहीं। तो जब देश को आज़ाद किया गया तो कुछ रजवाड़ों से कहा गया या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बना लीजिए, स्वतंत्र राज्य बना लीजिए। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से अधिकांश राज्य भारत में शामिल हुए, अधिकांश शासक आपके पाकिस्तान में चले गए। देन कुछ शासक ऐसे थे जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उसमें हैदराबाद के जो शासक थे, जिन्हें निजाम कहा जाता था, वो भी चाहते थे हम स्वतंत्र रहें। तो हैदराबाद को किस तरीके से शामिल किया गया, ये एक कहानी के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, समझिए थोड़ी सी। तो हैदराबाद का जो शासक था वो चाहता था कि हम अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र रखें, एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को दर्शाता था। हैदराबाद में अधिकांश जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी। कुछ हिंदू जनसंख्या चाहती थी वो भारत का अंग बने, परंतु निजाम नहीं चाहता था कि वो भारत का अंग बने। इवन वो पाकिस्तान का भी अंग नहीं बनना चाहता था, अपने आप को स्वतंत्र रियासत रखना चाहता था। जिसके परिणाम स्वरूप जब हैदराबाद की जनता ने निजाम के खिलाफ विद्रोह किया, तो निजाम ने उसी विद्रोह को दबाने के लिए आपके अपनी एक सैनिक टुकड़ी, अर्धसैनिक बल को नियमित किया, जिसका नाम था रजाकार। रजाकार नाम के सैनिक बल को प्रयुक्त किया, और रजाकार नाम के जब सैनिक को प्रयुक्त किया तो वे काफ़ी सांप्रदायिक थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जनता के ऊपर। जब भारतीय सरकार ने देखा कि भैया क्या नाम है,
आपके जनता पूर्ण रूप से भारत में सम्मिलित विलय होना चाहती है, तो राजा निजाम से बात करके आपके रजवाड़ों को किसी तरीके से एक तरीके से वार्तालाप हुआ और पूर्ण रूप से निजाम के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो एक सहमति पत्र था उस पर हस्ताक्षर करवाकर आपके हैदराबाद को भारत का अंग बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, आई होप सो हैदराबाद किस तरीके से भारतीय संघ में हिस्सा बना, तो ये आप पूरी एक कहानी के रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। संविधान सभा ने राज्य की अपेक्षा में, देखिए हमारे देश में राज्य की अपेक्षा में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, तो ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन था। देखिए जब शक्तियों की बात आई कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाए या राज्य को शक्तिशाली बनाया जाए, तो इसके विषय में कई लोगों के अलग अलग विचार थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए आपके भारतीय संविधान ने सबसे पहले कार्यशैली को बांटा और आपकी 3 तरीके की सूचियां बनाई, लिस्ट बनाई, जिसमें केंद्र सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची जैसे विषय रखे गए। सॉरी, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियां थी। केंद्र सूची को संघ सूची, जिसमें आपके पूर्ण रूप से अधिकार कानून बनाने का केंद्र को या संघ को था। देन राज्य या प्रांतीय सूची, जिस पर संपूर्ण अधिकार आपके राज्य को था कानून बनाने का। देन संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को ही सम्मिलित किया गया, परंतु अगर आप देखें तो आज के समय में अगर हम कहें कि यदि संवर्ती सूची के किसी विषय पर कोई मतभेद होता है तो अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला जो होता है वो आपका किसका होता है दोस्तों, केंद्र सरकार का होता है। तो केंद्र सरकार को इतना मजबूत क्यों किया गया, क्या रीजन था केंद्र सरकार को मजबूत करने का। तो दोस्तों केंद्र सरकार को मजबूत करने के पीछे रीजन था कि यदि राज्य को हम शक्तियां दे देते, मान लीजिए राज्य को हम शक्तियां दे दे, कंपेयर टू केंद्र सरकार से रिलेटेड आप अलग शक्तियां दे दे, तो संभावना थी कुछ राज्य समूह आपस में संघ यूनियन बनाकर या एक ग्रुप बनाकर केंद्र सरकार को चुनौती दे सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के कार्यों में भी आपके हस्तक्षेप कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सभी आपके राज्यों को एकत्रित करके रखे, एक राज्य में विकास की रणनीतियों को फॉलो कर सके। मतलब वही वाली बात है कि एक मोती में जो धागा होता है वो सबको प्रोए रखता है, तो उसी पश्चात आपके केंद्र सरकार भी उस धागे के समान है जो सभी राज्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो राज्य को अगर हम अलग शक्ति दे देते तो संभावना वही मैंने आपको बताया अभी कि राज्य अपने आप को एकत्रित कर, एकजुट कर, 2-3 राज्य आपस में संघ बनाकर केंद्र सरकार को चुनौती दे सकते। तो इसीलिए आपके राज्य की अपेक्षा में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थे संविधान निर्माता और कुछ लीडर। ठीक है दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर भी केंद्र को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आई। तो दोस्तों संविधान के सामने जो समस्या आई, सबसे पहली समस्या तो भैया भाषा को लेकर ही आ गई थी कि किसे मातृभाषा बनाया जाए। आपके शुरुआती जो चरण थे, लगभग जो शुरुआती समय रहा, 1.5 साल का जो भी समय रहा, इस समय आपके संपूर्ण कार्य का कामकाज जो किए गए थे वो अंग्रेजी भाषा में किए गए थे, ये बात आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था कि हम किस भाषा में, किस रूप में आपको पूर्ण रूप से दर्शाएं, किस भाषा को एक तरीके से राजकीय भाषा के रूप में प्रेजेंट किया। तो राजकीय भाषा के रूप में आपके हिंदी भाषा तो है, क्योंकि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा का प्रेजेंटेशन करती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपकी राजकीय भाषा आपकी हिंदी है, परंतु मातृभाषा आपकी क्या है ये नहीं दी गई है संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि भाषा को लेकर आपके कई तरीके के विवादित समर्थन, विवाद या फिर एक तरीके से विद्रोही आपके संविधान सभा में देखने को मिला, विद्रोह देखने को मिला। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी कि इस भाषा को आपके एक राजकीय राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रेजेंट किया जाए। देन सेकंड समस्या थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी अपने आप में एक समस्या का विषय था संविधान निर्माताओं के सामने कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए या ना बनाया जाए, ये एक विषय रहा आपके। ठीक है, तो इसको लेकर कई लीडर चाहते थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने, कुछ लोग चाहते थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र ना बने क्योंकि ये खतरा हो सकता है राष्ट्र की एकता और अखंडता पर। देन तीसरा आप टॉपिक ये बोल सकते हैं कि जो भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष समस्या थी कि राज्य को स्ट्रॉन्ग करें, केंद्र को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कुछ राज्य के पक्ष में थे और कुछ केंद्र के पक्ष में थे। जब आपके सामने द्विपक्षीय लोग आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देन कुछ और भी समस्या आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है,
हालाँकि मैं आपको चैप्टर्स तो अभी देखो टाइम तो नहीं है अपने पास कि टाइम के साथ-साथ हम कहें कि भैया आपको पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन करके दूँगा, ठीक है? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे जो मैंने आपको ये सीरीज़ बनाकर दी है, ठीक है? तो इस सीरीज़ को आप पूर्ण रूप से देखें, इनके क्वेश्चनों को समझें, आंसर को समझें, ठीक है? आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है, वो चीज़ें मैंने आपके लिए नोट डाउन करके दी हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कोई भी डाउट्स है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। तो हिस्ट्री का जो सेशन था, हिस्ट्री की जो मेरी क्लास थी, जो मैंने आपसे वादा किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको हिस्ट्री के चैप्टर्स की सभी वीडियो अपलोड मिलेंगी और सभी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, तो वो हमने कर दिया। अब आपकी बारी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करने की, ठीक है? ताकि हमें भी हौसला मिल सके आपसे। ठीक है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकातें होंगी अब, ठीक है ना? अगली सीरीज़ देखेंगे कौन-सी हम लाएँगे, ठीक है ना? वो हम बता देंगे आपको अपने चैनल पे। देन आपकी हिस्ट्री की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? फाइनल चैप्टर है ये आपका एग्ज़ाम के लिए, तो इसके साथ आप देखिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।